हेलो एवरीवन। दीप जियो क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, विश्व भूगोल की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पवनें। देखिए मित्रों, पवनें क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। पवन वाइंड्स क्या होती है। पवनें वाइंड्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। क्षैतिज रूप से वायु के गतिशील प्रवाह को ही मित्रों क्या कहा जाता है, पवनें कहा जाता है। जो क्षैतिज रूप से वायु के गतिशील प्रवाह को क्या कहा जाता है, पवनें कहा जाता है। ठीक है, क्षैतिज या धरातलीय रूप से वायु के गतिशील प्रवाह को पवनें कहा जाता है, वाइंड्स कहा जाता है। यदि हमारी पृथ्वी स्थिर होती तो पवनें क्या होती, समदाब रेखाओं पर समकोण बनाते हुए चलती। लेकिन मतलब पृथ्वी हमारी क्या होती, स्थिर होती। हमारी पृथ्वी अगर स्थिर होती तो पवनें क्या करती, समदाब रेखाओं पर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाते हुए क्या करती, चलती। परंतु पृथ्वी की दैनिक गति या परिभ्रमण के कारण क्या होता है, समदाब रेखाओं पर न्यून कोण बनाते हुए क्या करती है, तिरछी चलती है। इस प्रकार से, ठीक है, तिरछी चलती है, सीधी ना चल करके तिरछी चलती है। ठीक है, इनको मापने की गति क्या है, पवनों को किस प्रकार से मापा जाता है, इनको मापने का यंत्र पवन मापने का यंत्र या इकाई, उसे क्या कहा जाता है, एनीमोमीटर। ठीक है, पवन मापने का यंत्र एनीमोमीटर, जो किस इकाई पर मापा जाता है, इसकी इकाई क्या होती है, ब्यूफोर्ट स्केल। इसकी इकाई होती है ब्यूफोर्ट स्केल। ठीक है, पवन मापने का यंत्र एनीमोमीटर कहलाता है एवं इसकी इकाई क्या कहलाती है, ब्यूफोर्ट स्केल कहलाती है। और इसकी दिशा विंड वेग, ठीक है, विंड वेग में होती है। वायुदाब मतलब जो उच्च वायुदाब होता है, ठीक है, ये तो इनकी मापने की इकाई हो गई। पवनों की गति या इनको मापने का यंत्र एनीमोमीटर, इकाई ब्यूफोर्ट स्केल और दिशा विंड वेग होती है। ठीक है, अब आगे है पवनों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। मित्रों, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के बीच के भाग को में जो दाब प्रवणता होती है वहां पर पवनों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक मिनट। देखिए मित्रों, किस प्रकार से पवनों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब
निम्न वायुदाब, इनके बीच में क्या होती है, दाब प्रवणता होती है। अब मित्रों, दाब प्रवणता की परिभाषा हमने पिछली क्लास में जब वायुमंडलीय दबाव और गतियां पढ़ा था, उसमें वायुदाब की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि किन्हीं दो स्थानों के बीच में वायुदाब के अंतर को ही क्या कहा जाता है, दाब प्रवणता कहा जाता है। जैसे बैरोमीट्रिक ढाल भी कहा जाता है। अगर यहाँ पर दाब प्रवणता अधिक होती है तो समदाब रेखाएं भी क्या होती है, अधिक होती है, और दाब प्रवणता कम होती है तो समदाब रेखाएं भी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का जो अंतर है, इसके बीच में दाब प्रवणता होती है, दाब प्रवणता होती है, और इसी के कारण फिर क्या होती है, पवनों की उत्पत्ति होती है। पवनों की उत्पत्ति, ठीक है, इस प्रकार से पवनों की उत्पत्ति होती है। अगर दाब प्रवणता अधिक होती है, दाब प्रवणता अधिक होती है, तो पवनों की गति भी क्या होती है, पवनों की गति यह भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, और अगर दाब प्रवणता कम होती है, दाब प्रवणता कम होती है, तो पवनों की गति क्या होती है, पवनों की गति वो भी क्या होती है, कम ही होती है। ठीक है मित्रों, आ गया होगा समझ में। निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के बीच के अंतर को दाब प्रवणता कहा जाता है, और दाब प्रवणता के कारण पवनों की उत्पत्ति होती है। अगर दाब प्रवणता अधिक होगी तो पवनों की गति भी अधिक होगी, और दाब प्रवणता अगर कम होगी तो पवनों की गति भी क्या होगी, कम होगी। देखिए मित्रों, पवनों की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारक, उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं मित्रों? पवनों की गति के उत्तरदायी कारक सबसे पहले तो दाब प्रवणता ही है। गति या उत्पत्ति के, पवनों की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारकों में दाब प्रवणता, दाब प्रवणता। मित्रों, अगर पवनों की गति क्या है, पवनों की गति व उत्पत्ति दाब प्रवणता से प्रभावित होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही अगर वायु दाब अधिक होगा, दाब प्रवणता अधिक होगी तो पवनों की गति भी क्या होगी, अधिक होगी, और अगर दाब प्रवणता कम होगी तो पवनों की गति भी कम होगी। ठीक है, तो पवनों की गति और उत्पत्ति दोनों ही क्या है, दाब प्रवणता से प्रभावित होती है। दूसरा है पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का परिभ्रमण या दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति। ठीक है मित्रों, जो पवनों की दिशा होती है पृथ्वी की परिभ्रमण से प्रभावित होती है। किससे? पवनों की दिशा पृथ्वी के परिभ्रमण से प्रभावित होती है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण क्या होती है, पवनें विक्षेपित होती है। इसी दैनिक गति के कारण क्या होती है, पवनें विक्षेपित होती है। पवनें विक्षेपित होती है। ठीक है, इसे विक्षेप बल या कोरियालिस बल भी कहते हैं। इसे विक्षेप बल या फिर कोरियालिस बल भी कहते हैं। ठीक है,
जिसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था मित्रों? फेरल के द्वारा। फेरल ने किया था, फेरल महोदय ने किया था। अतः इसे उसी के नाम पर फेरल का नियम भी कहा जाता है। इसी के नाम पर क्या किया जाता है? फेरल का नियम भी कहा जाता है। फेरल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, कि पवनें क्या होती है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण समकोणिक स्थिति पर न चल करके क्या होती है? यह अपने न्यून कोण बनाते हुए चलती है, मतलब सीधी न चल करके तिरछी चलती है। वो किस कारण से? पृथ्वी की परिभ्रमण या दैनिक गति के कारण यह पवनें विक्षेपित हो जाती है, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, जिसे विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहा जाता है, जिसका प्रतिपादन फेरल के द्वारा किया गया था। इसी के नाम पर फेरल के नियम के रूप में भी इसे जाना जाता है। मतलब फेरल के नियम के अनुसार जो पवनें उत्तरी गोलार्ध में चलती है वह अपनी दिशा की क्या होती है? दाईं ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम अनुसार, ठीक है, फेरल के नियम अनुसार क्या चलती है? पवनें दाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में पवनें क्या होती है? दाईं ओर। ठीक है, इस प्रकार से यह समकोण न चल करके क्या हो जाती है? दाईं तरफ। उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से विक्षेपित हो जाती है दाईं तरफ। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार ये पवनें क्या हो जाती है? बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ये पवनें अपनी दिशाएं बदल लेती है। अगला है धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप या भूघूर्णन, भूघर्षण। भूघर्षण। देखिए मित्रों, धरातलीय स्वरूप में जो भूघर्षण होता है, ठीक है, इसमें किस प्रकार से यह किस प्रकार से पवनों की उत्पत्ति को प्रभावित करती है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। यहाँ पर क्या है? स्थल भाग अधिक है। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? जल अधिक है। ठीक है मित्रों, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक है। इस कारण से स्थल भाग, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक होने के कारण यहाँ पर धरातलीय अवरोध क्या होता है? धरातलीय अवरोध अधिक होने के कारण, धरातलीय अवरोध अधिक होने के कारण क्या होता है? यहाँ पर भूघर्षण कम, भूघर्षण कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर पवनों की गति क्या होती है? इसके कारण यहाँ पर पवनों की गति क्या होती है? पवनों की गति भी क्या होती है? कम होती है। ठीक है मित्रों, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक होने के कारण धरातलीय अवरोध, पवनों के मार्ग में क्या होता है? धरातलीय अवरोध, बाधाएं उत्पन्न होती है। अधिक बाधाएं उत्पन्न होने के कारण, अधिक अवरोध उत्पन्न होने के कारण
इस धरातल के जो स्वरूप है उस पर भूघर्षण क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर पवनों की गति क्या होती है, कम होती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक और स्थल भाग कम होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, धरातलीय अवरोध कम होता है। ठीक है, यहाँ पर धरातलीय अवरोध क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण यहाँ पवनों की गति भी क्या होती है, पवनों की गति भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, पवनों की गति भी अधिक होती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के मार्ग में कोई बाधा नहीं होती है, पवनें चलती है तो धरातलीय अवरोध नहीं होने के कारण यहाँ पर पवनें तेज पवनें चलती है। इसी कारण से आपने सुना होगा जो दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो पवनें चलती है उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम इसी में। आगे अब पढ़ेंगे हम पवनों का नामकरण, किस प्रकार से पवनों का नामकरण किया गया है। ठीक है, देखिए मित्रों, पवनों का नामकरण किस प्रकार से मित्रों पवनों का नामकरण किया गया है उसके बारे में देखते हैं हम। दिशा के अनुसार, दिशा के अनुसार दिशा के अनुसार मित्रों जो पवनें पश्चिम में चलती है उनसे क्या कहा जाता है, पछुआ पवनें। पश्चिम की ओर चलने वाली, जो पवनें पश्चिम की ओर चलती है या पश्चिम से चलती है, पश्चिम की ओर से, ठीक है, पश्चिम की ओर से चलते हैं उसे क्या कहा जाता है, पछुआ पवनें। पछुआ पवनें कहा जाता है। ठीक है, और जो पवनें पूर्व से चलती है, जो पवनें पूर्व की ओर से चलती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, पूर्वा पवन के नाम से। पूर्वा पवनें कहा जाता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इनको दिशा के अनुरूप, मुख्य रूप से दिशा के अनुरूप जाना जाता है। जो पश्चिम की ओर से पवनें चलती है उन्हें पछुआ पवन कहा जाता है और जो पवनें पूर्व की ओर से चलती है उन्हें पूर्वा पवनें कहा जाता है। अब पवनों के प्रकार आगे है, पवनों के प्रकार कौन कौन से हैं मित्रों। पवनों के प्रकार ये मुख्य रूप से साधारण 3 प्रकार की होती है पवनें, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, नंबर 1 स्थायी पवनें, स्थायी पवनें, दूसरी होती है सामयिक या मौसमी पवनें। सामयिक अर्थात जो समय के अनुसार चलती है, सामयिक या मौसमी पवनें। ठीक है, समय के अनुसार चलने वाली या मौसम के अनुरूप चलने वाली पवनें सामयिक या मौसमी पवनें कहलाती है। तीसरी है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें जो किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवनें। ठीक है, ये स्थानीय पवनें 3 प्रकार की होती है ये पवनें। अब हम इनका एक एक करके क्या करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, इनका विस्तार से चर्चा करेंगे। स्थानीय पवनें क्या है, स्थायी पवनें क्या है और सामयिक या मौसमी पवनें क्या है। सबसे पहले नंबर 1 मित्रों,
स्थायी पवने। इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है स्थायी पवने? स्थायी पवने मित्रों, जो पवने वर्ष भर निश्चित दिशा, जो पवने वर्ष भर क्या होती है, एक निश्चित दिशा, वर्ष भर निश्चित दिशा एवं निश्चित मार्ग पर, निश्चित मार्ग पर चलती है, इसे क्या कहा जाता है? स्थायी पवन कहा जाता है। ठीक है, स्थायी पवने, जो पवने वर्ष भर क्या होती है, एक निश्चित दिशा या निश्चित मार्ग, निश्चित दिशा एवं निश्चित मार्ग पर चलती है, उन्हें स्थायी पवन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं पवनों को प्रचलित पवन, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। प्रचलित पवने प्रचलित पवने या फिर भूमंडलीय पवने। ठीक है, भूमंडलीय भूमंडलीय पवने, ग्रहीय पवने भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं स्थायी पवनों को प्रचलित पवने, सना और भूमंडलीय पवने, ग्रहीय पवने एवं सनातनी पवने, एक और है सनातनी पवने भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये 3 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं इनके? नंबर 1 है मित्रों व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने। दूसरी है पछुआ पवने, और नंबर 3 है ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें व्यापारिक पवनों या सन्मार्गी पवनों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है व्यापारिक पवने? देखिए मित्रों, व्यापारिक पवने व्यापारिक या सन्मार्गी पवने व्यापारिक या सन्मार्गी पवने दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर 30 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है। 30 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है। मित्रों, ये पवने उष्ण कटिबंध में चलती है। ये पवने उष्ण कटिबंध में चलती है। ठीक है मित्रों, व्यापारिक या सन्मार्गी पवने उष्ण कटिबंध में चलती है। एक बार मित्रों इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब
भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। यहाँ पर ये भूमध्य रेखा पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा। अब यहाँ पर दोनों गोलार्धों में पवनें क्या होती है, उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर ये पूर्व पवनें चलती है, व्यापारिक पवनें या सन्मार्गी पवनें। यहाँ पर है उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब, यहाँ पर भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इन दोनों में ये पवनें चलती है, ये व्यापारिक पवनें। अब ये अपनी दिशा से विक्षेपित होती है। किस दिशा में विक्षेपित होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें क्या होती है, इस प्रकार से दाईं ओर चलती है फेरल के नियम के अकॉर्डिंग। फेरल के नियम के अनुसार फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती है, बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ठीक हो। यहाँ पर है मित्रों 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में उपोष्ण उच्च वायुदाब, और यहाँ पर भी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है। ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। तो ये पवनें व्यापारिक पवनें इस 35 डिग्री से 5 डिग्री की ओर चल रही है, गति कर रही है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें क्या हो रही है, विक्षेपित होकर के उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गति कर रही है इस प्रकार से। और यहाँ पर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी ये पवनें क्या हो रही है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गति कर रही है। ठीक है मित्रों। एक शर्त का हमें से पहले ही पता है कि पवनें सदैव क्या होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो यहाँ पर भी उच्च वायुदाब का क्षेत्र कहाँ पर है, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर 35 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है दोनों ही गोलार्धों में। तो उच्च वायुदाब से फिर निम्न वायुदाब की तरफ ये पवनें क्या हो रही है, गति कर रही है। और पवनों का ये नियम है, सदैव उच्च वायुदाब से पवनें क्या होती है, निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। तो यहाँ पर ये पूर्व पवनें, ठीक है, दोनों ही गोलार्धों में ये चलने वाली पवनें क्या है, पूर्व पवनें, पूर्व पवनें। ठीक है। इन्हीं व्यापारिक या सन्मार्गी पवनों को पूर्व पवनें भी कहा जाता है, जो कि पूर्व की ओर से चलती है। ठीक है। भूमध्य रेखा पर ये क्या करती है, भूमध्य रेखा पर चलती है और इसके कारण क्या होती है, संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है। अर्थात ये व्यापारिक या सन्मार्गी पवनें होती है, इनसे भूमध्य रेखा पर क्या होती है, वर्षा होती है, जिसे संवहनीय वर्षा भी कहा जाता है। यह वर्षा दोपहर के बाद होती है। ठीक है। जो ये संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा, ये क्या होती है, दोपहर बाद होती है। ठीक है। आगे इन व्यापारिक पवनों से वर्षा महाद्वीपों और महासागरों, ठीक है,
इन व्यापारिक पवनों से वर्षा क्या होती है? महाद्वीपों और महासागरों, ठीक है, दोनों पर ही होती है, दोनों पर ही होती है। अब यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध में पवनें विक्षेपित हो रही है, फेरल के नियम के अनुसार ये पवनें गति कर रही है, यहाँ से उत्तर पूर्व से क्या हो रही है? दक्षिण पश्चिम की ओर गति कर रही है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें क्या हो रही है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर गति कर रही है, ठीक है। आगे, इन व्यापारिक पवनों से महाद्वीपों पर वर्षा पूर्व में, ठीक है, महाद्वीपों पर वर्षा क्या हो रही है? पूर्व में, महाद्वीपों के किनारे पर, पूर्वी किनारे पर, ठीक है, तथा महासागरों पर पश्चिम दिशा में होती है, ठीक है। आ गया होगा समझ में। ये जो व्यापारिक या सन्मार्गी पवनें हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ भूमध्य रेखा की ओर गति कर रही है, जिनके कारण से क्या हो रही है? भूमध्य रेखा पर वर्षा हो रही है, और वर्षा होती है, जिसे सामान्य वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। यह वर्षा क्या होती है? दोपहर के बाद में होती है, ठीक है, और यह महाद्वीप और महासागरों दोनों पर ही होती है। तथा महाद्वीपों पर इस व्यापारिक पवनों से वर्षा होती है, वो महाद्वीपों पर तो पूर्व दिशा में या पूर्व में होती है, तथा महासागरों पर पश्चिम दिशा में होती है। अगला है मित्रों पछुआ पवनें। मित्रों, पछुआ पवनों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका अगला टॉपिक जो है पछुआ पवनें, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।